तो राहत देने वाला बजट कितना है और नहीं है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं, उनसे आपको मुखातिब करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं मीनाक्षी सेठी जैदी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता है। मैडम बहुत बहुत स्वागत आपका। और मेरे सहयोगी निजाम कंटालिया हमारे साथ है, जो कि रिव्यू इस पर रखेंगे, बजट किस तरीके की हम लोगों को अपेक्षा थी और कैसा बजट अभी देखने को मिल रहा है। लेकिन उससे पहले मीनाक्षी जी से मैं रिएक्शन लेना चाहूंगा आज के इस बजट भाषण पर। मीनाक्षी जी, देखिए, अभी तक तो डबल इंजन कहा करते थे, आज 4 इंजन की घोषणा हुई है। तो देखते हैं ये 4 इंजन किस रफ्तार से देश को 2047 तक आगे लेकर जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा चुनावी रंग भी देखने को मिल रहा है। बिहार के लिए धड़ाधड़ घोषणाएं हैं। मुझे लगता नहीं कि किसी और राज्य का नाम पूरे बजट भाषण में कहीं लिया गया है। और जहाँ तक मिडिल क्लास को लुभाने की बात है, तो निश्चित रूप से एक 12 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स जो कम करके एक राहत दी गई है, वो स्वागत योग्य कदम कहेंगे। लेकिन इनकी डिटेल्स में अभी और जाएंगे तो पता चलेगा कि ये राहत वास्तव में कितनी राहत है, या 12 लाख तक वाले जो आय वर्ग था उनको सिर्फ 8,000 की छूट मिली है। क्योंकि अभी डिटेल्स बहुत सारी आई नहीं है, तो ये डिटेल्स जब आएंगी तभी देखा जाएगा। साथ ही साथ वित्त मंत्री ने घोषणा कर दी कि अगले हफ्ते वो एक नया इनकम टैक्स बिल लेकर आएंगे। तो इस चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहूंगी और हम अपेक्षा करेंगे कि नया इनकम टैक्स बिल जीएसटी की तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा और वो कहीं ना कहीं सरल और सुगम रूप से इनकम टैक्स के नए प्रावधान लेके आएगा, ऐसी हम आशा करते हैं। ठीक है, तो बेहद पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहा। तो इसका मतलब विपक्ष भी अब इस बजट भाषण के बाद थोड़ा संतुष्ट नजर आ रहा है। निजाम, संतुष्ट तो नहीं कह सकते निजाम, लेकिन अभी बात अगर हम लोग करें कि केवल ये बातें सामने आ रही है, केवल नौकरी पेशा जो लोग हैं 12 लाख की उनकी आय, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। पहले जितेंद्र डूडी जोधपुर लिए चलते हैं दर्शकों को। जितेंद्र डूडी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। बिल्कुल सर, बता दूं कि हमारे साथ मंत्री जी हैं। सर, आज का बजट किस प्रकार रहा, किस तरीके से देखते हैं? आज का बजट मध्यम वर्ग का हमारा जो बहुत बड़ा समाज का तकवा है, हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाने वाला है, उसको बूस्ट करने वाला है। काश्तकारों को कैसे समृद्ध हो उसको बूस्ट करने वाला है। हमारा जो एमएसएमई है, जो मूलभूत आधार है हमारे उद्योग विकास का, हमारे देश के विकास का, उसको बूस्ट करने वाला है। सर्वस्पर्शी है, सबके हित का है। और 2047 तक हमारा देश विकसित और समृद्ध कैसे बढ़े, उसको आधार रखने वाली बजट है। इसलिए मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और विशेष रूप से हमारे पर्यटक क्षेत्र में भी आज अनेक घोषणाएं हुई है। हमारे लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री आचार्य गजेंद्र सिंह जी ने हमारे जो धार्मिक पर्यटन है, साहिबुद्ध क्षेत्र है, अनेक धार्मिक, उनको बढ़ावा देने के लिए आज अनेक घोषणाएं करवाई है। इसलिए उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि इससे न केवल हमारे धार्मिक स्थलों का महत्ता बढ़ेगी, लेकिन हमें आमदनी भी होगी, विदेशी मुद्रा भी होगी, देशी और विदेशी पर्यटक आएंगे, और इसीलिए हमारे हिंदुस्तान के इकोनॉमी को बूस्ट करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। सर, टैक्स स्लैब की बात करें तो इनकम टैक्स में बड़ी राहत दी है, 12 लाख तक की छूट दी गई है। देखिए, ये पहली बार बजट हुआ है। इस बजट में मध्यम वर्ग की आमदनी एक साल में करीब 12 लाख के लगभग होती है। और 12 लाख तक अगर किसी मध्यम वर्ग का है और नौकरी पेशा की है, अगर 1 लाख की तनख्वाह वाला कर्मचारी हमारे, तो साल भर उसके 12 लाख होंगे, उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा। विशेष करके हमारे जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं बहुत खुश है। मध्यम वर्ग वगैरह आप और हमारे जैसे लोग हैं वो भी बहुत खुश है। और टैक्स स्लैब से राष्ट्रीय नुकसान कुछ भी नहीं होगा। टैक्स स्लैब से जो हमारा रिटर्न आ रहा है, जो टैक्स हमारा आ रहा है, उसमें कोई कमी नहीं होगी। इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए, मंत्री जी ने जो है इस बजट की काफी सराहना की है, और भी लोग। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का बजट है आज, किस तरह का बजट आप मानते हैं आज के बजट को? देखिए कि सबसे अच्छा बजट है, आम जन को ध्यान में रख के ये बजट बनाया गया। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख से 5 लाख बढ़ाए, सभी वर्गों को ध्यान, व्यापारी वर्ग को ध्यान। स्टार्टअप जो लोन था 10 करोड़, उसको 15 करोड़ किया है। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ाए हैं, रेलों की कनेक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। और किसानों
मैं सभी कुल मिलाकर सभी वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया। बिल्कुल सौरभ, देखिए सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। हमारे साथ और भी है सर। आज के बजट को देखा जाए तो आम जन को काफी राहत वाला बजट कह सकते हैं। बिल्कुल, ये केंद्र सरकार ने जो काम किया है आमजन के लिए ही कर रही है और इसमें 12 लाख की जो छूट है तो मध्यम वर्ग को इसको बहुत बूस्टअप मिलेगा और सभी वर्गों जिन जो चाहे व्यापारी वर्ग हो जो इस लिमिट में आते हैं। इसके अलावा सरकार ने ये भी घोषणा की है नेक्स्ट जो वीक के या 10 एक दिन में एक इनकम टैक्स को लेकर अलग से बिल लेकर उसमें भी काफी राहत मिलने वाली है। और विशेष रूप से किसान वर्ग को ले लो चाहे मध्यम वर्ग ले लो, कह सकते हैं बजट बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी तरीके से सभी के विकास का सर्वस्पर्शी बजट। बिल्कुल सौरभ, पूर्व सांसद है यहाँ, हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो इस बजट को लेकर क्या मानते हैं, कैसे हैं। पूर्व सांसद जसवंत सिंह जी बिश्नोई हमारे साथ है। सर, आज के बजट को आप किस नजरिए से देखते हैं, कैसा? आज का बजट किसान के हित में, महिला के हित में, मध्यम वर्ग के हित में, इंडस्ट्रीज के हित में, यूं देखो सभी वर्गों को ध्यान में रख करके बजट पे स्वाय माननीय वित्त मंत्री का 8वां बजट है और सर्वश्रेष्ठ बजट है। मैं मेरी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, माननीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसा ऐतिहासिक बजट पेश किया और सब वर्गों को ध्यान रखा, उनके सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सौरभ, यानी कहीं ना कहीं इस बजट की काफी सराहना हो रही है। तमाम लोग जो है इस बजट को काफी जो है अच्छा बता रहे हैं। देखना होगा कि ये धरातल पर उतर कर किस तरीके से जो है पूरा काम हो पाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज के बजट की सराहना की जा रही है। जी सौरभ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिएगा जितेंद्र, ऐसी तरह से रिएक्शंस हम दर्शकों को दिखाते रहेंगे। फिलहाल वापस से चर्चा पर हम लोग आते हैं और चर्चा इस बात की हो रही है निज़ाम कि ये जब टैक्स स्लैब में छूट की बात की जा रही है तो ये भी बात सामने आ रही है कि 12 लाख तक की आय वाले वो लोग जो कि नौकरी पेशा है उनको ये छूट दी गई है। तो किस तरह की ये छूट होगी, थोड़ा अगर आप समझा पाएँ तो। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बजट के आज की बेहतरीन अगर कहें कुछ चीज़ों को जिसको हम लगातार सुबह से कह रहे थे और पहले उम्मीदें भी थी जनता को, क्योंकि जनता के पास उपभोग करने के लिए पैसे की कमी थी और उसको पूरा करने के लिए किसी भी अर्थव्यवस्था की सबसे मजबूत चीज़ जो होती है वो निर्माण और उपभोग होता है। तो इस मामले में कि जनता के पास खर्च करने की क्षमता रहे, इसके लिए सबसे बेहतरीन था कि वो टैक्स रिजिम को आगे बढ़ाए। तो इस तरह से अगर कहा जाए पुराने स्लैब में और नए स्लैब में फ़र्क क्या है उसको भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज़ इस टैक्स स्लैब की लगातार इंतजार था कि कैसे भी करके ये संख्या जो 10 लाख तक हो, लेकिन अब 12 लाख तक दी है। इसमें किस तरीके से रहेंगे देखेंगे, लेकिन इसका सबसे बड़ा इफेक्ट आएगा वो आएगा हर चीज़ जो कह सकते हैं मार्केट में खरीदारी की जो ताकत है वो मिडिल क्लास की अब बढ़ जाएगी, वो खर्च करने लगेगा, क्योंकि जो अगर कहें महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से अगर उसका टैक्स स्लैब बचता है तो वो अपना चीज़ों खर्च करता है और खर्च करेगा तो जो उत्पाद करने वाली फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, उनकी चीज़ें बिकेगी और बिकेगी तो मार्केट जो है अप होगा। तो आज जिस तरीके से निफ्टी और सेंसेक्स सुबह दर्शा रहे थे, अब उनका और मजबूत होना। दूसरा हम कह रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो आप अगर इस चीज़ में देखें तो सभी चीज़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, चाहे वो किसानों की बात हो, एमएसएमई जो छोटे उद्यम और मध्यम उद्यम हैं उनको हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है और हम अभी तक इसमें देख रहे हैं चर्चा में, खिलौना उद्योग पे ध्यान देने की बात कही गई है। ये ऐसा क्यों? खिलौना उद्योग पूरी दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग है जिस पे हमारी नज़र अभी तक उस तरीके से नहीं गई जितनी की जानी चाहिए। चाइना की अगर बात करें, अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा वहाँ के बनने वाले टॉयज हैं, खिलौने, जो वो पूरी दुनिया में सस्ती चीज़ों के रूप में सप्लाई करता है और उसमें उसकी जो निर्यात है, निर्यात का करीब 3 से 3.5% तक ये खिलौने से जुड़े आइटम होते हैं। और उसकी आप सोचिए कि 3% तक खिलौने से जुड़े आइटम और खिलौने होते हैं, तो कितना बड़ा मार्केट जो दुनिया का है वो उसने खिलौना उद्योग पे कब्जा कर रखा, तो उससे हो जाएगा। उसके साथ इस बार के उद्योग में देखिए एआई के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विशेषज्ञता, उसको आगे बढ़ाने, उस पर काम करने के लिए 500 करोड़ की व्यवस्था की गई है। और अगर बात की जाए तो कई चीज़ें सस्ती की गई है, चाहे उसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं, 36 दवाएँ हैं, मोबाइल हैं, बैटरी हैं, कपड़े हैं जो भारत में बन रहे हैं। यानी हम अपनी चीज़ों को अब और सस्ता कर रहे हैं ताकि उनका निर्यात भी बढ़ सके और हमारे जो अंदर कंजप्शन है देश के अंदर वो बढ़ सके। एलईडी है, लिथियम है, उसके साथ जूते हैं, एलपीजी। और अगर अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं, अब आते हैं हम इस चीज़ में, निर्यात की योजना पे काम करने की बात कही गई है और 50 पर्यटन स्थल देश में विकसित किए जाएंगे। होम स्टे को लेकर इसमें एक बहुत बड़ी बात कही गई है। होम स्टे, जब लोगों को होम स्टे बनाते हैं अपने घर में
और उसके लिए अलग से कह सकते हैं उनको फंड में जो कह सकते हैं लोन देने की जो छूट है वो बढ़ाई गई है। वीजा और ई वीजा को मजबूत करने की बात और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए 120 नए क्षेत्रों को जोड़ा गया। ये एक बेहतरीन चीज़ है। कोई भी अर्थव्यवस्था, तो हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे जो हमारी अर्थव्यवस्था है, किसान कृषि के साथ साथ हम अब उद्योग की तरफ जा रहे हैं, उद्योग के साथ साथ हम अब पर्यटन को भी अपने उस क्षेत्र में जोड़ रहे हैं और ये बजट उसी तरफ दिखाता। सबसे महत्वपूर्ण बात, क्षेत्रों को कवर करता हुआ ये बजट है। मनोहर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, विकसित भारत की परिकल्पना और हर राज्य हो चाहे केंद्र सरकार हो, इस पर जरूर बात होती है कि उसी को लेकर बजट आएगा। किस तरह से देख पा रहे हैं इस बजट को? बिल्कुल सौरभ, आपने ठीक कहा कि अब तक के जितने मोदी सरकार के जो बजट होते थे उसमें सब विपक्ष की तरफ से आरोप लगते थे कि देने की बात ही नहीं होती है। इस बजट में पहली बार देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें देने की बात कही गई है। सबसे बड़ा जो मिडिल क्लास है उनको एक टैक्स में छूट दे करके ये काम किया है, जो सबके जो है विपक्ष है जो उसको वो मुद्दा बनाने से अब रह जाएगा। क्योंकि विपक्ष के साथ में अब मुद्दा सिर्फ इतना रहेगा कि भाई दिल्ली का चुनाव है, इस वजह से ये बजट में मिडिल क्लास को टारगेट किया गया और उनको और छूट दी गई है। तो ये हो सकता है। बाकी इस बजट में बहुत अच्छा समावेशी बजट दिया है और इस बार जो देने की बात की, चाहे किसानों की बात हो, चाहे एमएसएमई का हो, चाहे युवाओं को हो, चाहे स्टार्टअप को हो, चाहे मेक इन इंडिया की जो बात की जा रही है उसके लिए बात हो, पर्यटन को इसमें खास तौर से जगह दी गई है। कुल मिलाकर के समावेशी बजट ये जो है देखने को मिल रहा है। और पहली बार जो मोदी सरकार का जो बजट है वो काफ़ी जो कलेक्टिव बजट कहा जा सकता है, जिसमें हर सेक्टर का ध्यान रखा गया, खास तौर से किसानों पर फोकस किया गया। चूँकि पिछले दिनों हमने देखा होगा कि मोदी सरकार है किसानों के मामले को लेकर के, किसान वैसे भी अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं, तो टारगेट पे रही है। उस को काउंटर करने के लिए किसानों के लिए काफ़ी जो स्कीम्स इसमें लाई गई है। दलहन की बात की जाए, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने की बात की जाए, लोन पे उसको छूट देने की बात की जाए, तो तमाम चीज़ें जो किसानों के लिए इस बजट में खास तौर से की गई है। साथ ही युवाओं को खास तौर से टारगेट किया गया है। लेकिन एक सौरभ, एक थोड़ा पॉलिटिकल एंगल इसमें मैं दिख रहा है। बिहार को खासा इसमें टारगेट किया गया, क्योंकि बिहार में आगे आने वाले समय में चुनाव है। तो बिहार में आपने देखो मखाना बोर्ड बनाने की बात कही गई है, तो वहाँ एक मखाना उद्योग काफ़ी बड़ा है, लेकिन उनको अभी तक उस तरीके से हाईलाइट नहीं किया गया था। और मखाना आज अपन देख रहे हैं कि देश भर में किस तरीके से जो है लोग यूज़ करते हैं। दूसरा, वहाँ पर जो IIT पटना है उनको काफ़ी तवज्जो दी गई है। आप देख रहे हैं और भी कई तरीके से बिहार को काफ़ी जो है यहाँ पर अनाउंसमेंट किए गए हैं। तो ये साफ तौर से दिख रहा है कि ये बिहार चुनाव के मद्देनज़र यहाँ बजट में कुछ घोषणाएँ की गई है। साथ ही दिल्ली का चुनाव भी इस बजट में कहीं ना कहीं दिख रहा है। दिल्ली में भी जिस तरीके से 5 तारीख को चुनाव होना है, उससे पहले मिडिल क्लास को जो चीज़ें दी गई है, और जो पानी की जो बात की जा रही है, जिस तरीके से पानी के लिए राजनीति होती है दिल्ली में, तो तमाम चीज़ें हैं जो राजनीतिक एंगल के साथ में बहुत कुछ देने का इसमें प्रयास किया गया है मोदी सरकार की ओर से। और काफ़ी अच्छा बजट और समावेशी बजट कहा जा सकता है। राजनीतिक एंगल से भी अगर जनता को लाभ मिल रहा है तो ये तो होती आई परंपरा है। मैं गलत तो नहीं कह रहा मीनाक्षी जी? चाहे सरकार किसी की भी हो, ये एंगल तो ध्यान में रखा ही जाता है। देखिए, इसमें राजनीतिक एंगल तो बिल्कुल है। मैंने तो पहले ही जिक्र कर दिया था अपने ओपनिंग रिमार्क्स के अंदर कि बिहार के अलावा किसी राज्य का नाम इसमें शायद ही मेंशन किया गया हो पूरी बजट स्पीच में। एटलीस्ट मैंने जितनी सुनी, मैंने किसी और राज्य का जिक्र इसमें नहीं सुना। तो बिहार को इतनी सौगातें दी गई हैं, कुछ नीतीश जी का प्रेशर भी हो सकता है और बिहार के चुनाव भी हैं, दोनों ही बातें हैं। और जहाँ तक मैडम महिलाओं को भी दी गई है, 2 करोड़ तक के लोन का टर्म लोन की जो सौगात है वो भी दी गई है, तो उस पर भी थोड़ा सा फोकस कीजिए। हाँ, नहीं, अगर दी गई है और उससे अगर महिला पक्ष लाभान्वित होता है तो निश्चित रूप से एक अच्छी पहल होगी। लेकिन मैं आपका ध्यान एक आंकड़े की तरफ लेके आऊंगी कि अभी इस टाइम जो हमारी वर्कफोर्स में महिलाएं हैं, महिलाओं का 2/3 सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो उसका मतलब ये है कि वो लो पेड है, उनको स्किल्ड करने की जरूरत है। तो ध्यान वहां पे दिए जाने की जरूरत है। अभी जैसे निजाम साहब ने कहा कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कुछ इसमें प्रयास किए गए हैं, तो मैं आपका ध्यान आंकड़ों की तरफ लेके जाऊंगी कि 12-13 में जो 18% मैन्युफैक्चरिंग का सेल्स जो टोटल होती थी, उसका 18% एक्सपोर्ट हुआ करता था, जो कि 20-23 में आके 6.8% रह गया, और जो 20-24 में आके 1.8% रह गया। तो एक्सपोर्ट तो लगातार गिरते जा रहे हैं। और अगर हम बात करें कि रेवेन्यू जो बढ़ा है या टैक्सेशन बढ़े हैं, तो नहीं बढ़े हैं। टैक्स जो हमारा बजट एस्टीमेट था 2025 का, वो टैक्सेशन
का हमारा था 25.83 लाख करोड़, और उसके अगेंस्ट में जो अभी रिवाइज्ड एस्टीमेट आज प्रस्तुत किया गया है उसमें कलेक्शन हुआ है 25.57 लाख करोड़ का। तो कहीं ना कहीं ये हमारी इकोनॉमी की स्लो डाउन को प्रदर्शित करता है। और जैसा कि कल का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें भी कहा गया है कि 6.4% का हमारा जीडीपी है, कि जो कि पिछले 4 सालों में सबसे कम है। अगर हम 2047 में विकसित भारत का सपना देखते हैं तो हमें 8% एवरेज जीडीपी में ग्रोथ रेट चाहिए होगी, तभी हम वो जो सपना एक ख्याली पुलाव दिखाया जा रहा है, जो जुमलेबाजी की जा रही है, वो तभी सक्सेसफुल हो पाएगी। निजाम, इस चीज को थोड़ा सा समझा दीजिए कि अगर ये वाकई में ये फैक्ट्स जो आंकड़े मीनाक्षी जी रख रही हैं, 12-13 में 18% एक्सपोर्ट था जो कि अब घटकर 6% रह गया है, तो वाकई में ये चिंताजनक विषय है। और फिर जिस चीज की बात करते हैं विकसित भारत की, तो फिर वो कैसे संभव हो पाएगा, या उसके लिए भी कोई रास्ता निकाल रखा है सरकार ने? हम इस चीज़ को लगातार कहते रहे हैं कि जो बजट आएगा उस पर 3 चीज़ों का दबाव रहेगा ही रहेगा। पहली है जो विकास दर की सुस्त दर है, जो विकास की दर है जो तेज होनी चाहिए, जो बढ़ी हुई होनी चाहिए, वो लगातार पिछले समय से घटी है। और उसको जो हमारा 2030 का अगर टारगेट कहा जाए 2 ट्रिलियन का, अगर उसके साथ ही 2047 का अगर जो सरकार का जो टारगेट है वो उसको अचीव करना है, तो आपकी जो विकास दर है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। लेकिन वो पिछले कुछ समय से ये सुस्त है। और इसके साथ वैश्विक अनिश्चितता के दबाव में ये जो बजट है वो उस पर दबाव था पहले से ही, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं किस तरीके से ट्रंप आने के बाद उनके द्वारा जो घोषणाएं की गई, उनके जो 2 बातें कही गई, उसका इफेक्ट हमारे निर्यात पे भी आने वाले समय में पड़ सकता है। और पहले से ही जो निर्यात हैं, अगर बात करें एक्सपोर्ट में कई चीज़ों में वो घटा है, और उसको बढ़ाने के लिए ही मैंने कहा इसमें कि जैसे सरकार ने निर्यात पे योजना बनाई, और खिलौना जो मार्केट है, खिलौना उद्योग है, वो सरकार का इसीलिए है, मैंने फिर से कहा हूँ कि चाइना की सबसे बड़ा मार्केट अगर कहा जाए अगर निर्यात के सेक्टर में, तो एक खिलौना मार्केट भी, ना केवल मेडिसिन वगैरह दूसरी भी हैं, लेकिन खिलौना मार्केट पे, या आप जैसे देखिए कि आतिशबाजी की चीज़ें हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उसमें चाइना ने पिछले कुछ सालों में जो, अगर पिछले 2 दशक में देखिए, कब्जा कर लिया दुनिया के बाजार पे। लेकिन उस कब्जे में अब अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हम उन चीज़ों पे अगर कहें छोटे उद्यम से वो चीज़ें शुरू हो ताकि वो सस्ती हो। और इसके लिए एमएसएमई में कहीं ना कहीं सरकार का ध्यान गया। यानी इस बजट पे 3 चीजें दबाव में थी। पहली सुस्त विकास की दर, दूसरी वैश्विक अनिश्चितता, और तीसरा जैसा कि मैडम ने कहा कि बिहार का चुनाव भी कहीं न कहीं इस पूरे बजट में परिलक्षित होता है। और नॉर्मली है कि जब भी कोई सरकार या कोई भी जो सरकार सत्ता में होती है वो चाहती है कि उसका इफेक्ट उसके आने वाले चीज़ों में रहे। राजनीतिक रूप से भी फायदा उठाना हमेशा रहा है जी, तो उसमें बड़ी कोई बात नजर नहीं आती। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो ये थी कि महंगाई बढ़ने के साथ आने वाले समय में, चूंकि अभी जापान की स्थिति देखिए, वहाँ की महंगाई की स्थिति क्या है, वहाँ अप्रत्याशित महंगाई बढ़ी है पिछले 2 महीने 3 महीने के अंदर, और वो बढ़नी तय थी, लगातार देखी जाएगी। अमेरिका की जो नीतियाँ, मौद्रिक नीति, या चाहे अमेरिका की जो ब्याज का जो कहें, उसकी वजह से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ने की संभावनाएं जताई गई, और उसमें हम भी शामिल होते हैं। उसके निर्यात जो भी आयात करने वाले हैं अमेरिका में, उस पर वो टैक्स बढ़ाने की बात करें, उसमें जद में सभी आने वाले हैं। ऐसी स्थिति में ये जरूरी था कि हमारी जनता के बीच में, देश की जनता के पास, और खास तौर से मिडिल क्लास के पास एक पैसा होना चाहिए जो खर्च कर सके। अगर वो खर्च करने की बात पैसा ही नहीं होगा तो वो आखिर सभी सेक्टर में कैसे इन्वेस्ट करेगा, और अगर इन्वेस्ट नहीं करेगा तो आप चाहे कितनी भी कारें बना लीजिए, 2 व्हीलर बना लीजिए और घर बना के रख लीजिए, खरीदेगा कौन? तो ये जो टैक्स स्लैब है वो कहीं ना कहीं उस विकास की दर को बढ़ाने के लिए एक मिडल, कह सकते हैं मीडियम पॉइंट है सब, क्योंकि सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी है। जैसा कि मैंने कहा, निर्यात तभी बढ़ेगा जब हमारी लागत कम होगी और उसके साथ ही दूसरे देशों से हम compete कर पाएंगे। इसके लिए सबसे छोटा उद्यम जो है, एमएसएमई उद्यम है, वो मजबूत होना चाहिए। मिडिल क्लास जो उद्यम है, मिडिल उद्यम है, वो मजबूत होने चाहिए ताकि उनकी दायरा बढ़े और उनकी मजबूती आए। हमारे उपभोग की क्षमता बढ़नी चाहिए ताकि हम लोकल चीजों पे जो बना रहे हैं वो चीजें हमारी जनता के बीच में खपत हो जाए। तो ये सारी चीजें एक दूसरे को जोड़ के आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो कि देश को आधार से, मूल से मजबूत करेंगी, और उस पर फोकस जरूर केंद्र सरकार का इस बजट में रहा। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नितिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, सबसे पहले तो आज के इस बजट को लेकर जाहिर सी बात है आप लोगों में थोड़ा उत्साह भी होगा, इस बजट को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया, वो मैं आपकी जानना चाहूंगा। निहायत ही ये एक बहुत ही अच्छा बजट है
इसमें मिडिल क्लास को जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत लंबे समय से, बहुत बड़ा राहत दिया गया है करों के माध्यम से। और इसके साथ ही बिजनेसेस का भी बहुत ध्यान रखा गया है कि इन लोगों ने बिजनेस सेक्टर बंडल होंगे, प्लस इसके साथ में जो स्टार्टअप्स को बेनिफिट दिया है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, वो एक बहुत ही वेलकम एक्सपेक्ट है, जो कि इन्होंने 5 साल एक्सटेंड किया है अप टू 1/4/2030 कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो 1/4/2030 तक आते हैं तो उनको 100% टैक्स एग्जम्पशन दिया है। इसके अलावा बहुत सारी जो नया भी एक्ट इन्होंने लाने का विधेयक में जिक्र किया है, वो निहायत ही सभी वर्गों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, जैसा कि हमने उनके माननीय वित्त मंत्री जी के अभिभाषण में सुना। बिल्कुल नितिन, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप नितिन? हाँ, आ रही है नितिन। लेकिन एक बड़ा सवाल मीनाक्षी जी ने यहाँ ये किया कि आपने महिलाओं को भी फायदा पहुंचाने की बात करी इस बजट के माध्यम से, जो नई उद्यमी है उनको 2 करोड़ का टर्म लोन देने की यहाँ पर बात की गई। लेकिन एक बड़ा विषय ये है, अगर स्किल्ड नहीं होंगी महिलाएं तो सहभागिता कैसे बढ़ेगी? उसके लिए क्या सरकार की तैयारी है, वो नहीं दिखाई दिया इसमें। मीनाक्षी जी का सवाल। आप एक बार रिपीट करेंगे तो। लेकिन मीनाक्षी जी का सवाल है कि महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए आपने उनको लोन की बात तो करी है, लेकिन उनको स्किल्ड बनाने की बात नहीं की गई है। अजीत कुमार भूइया, तो अगर स्किल्ड नहीं होंगी तो सहभागिता कैसे बढ़ेगी? बर्थडे फॉल्स टुडे एंड श्री संत बलवीर सिंह हुज बर्थडे फॉल्स ऑन द 2 फरवरी। नितिन तक मेरी शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। यही सवाल मैं मनोहर जी आपसे करना चाहूंगा कि जब वाकई में स्किल्ड बेहद ज़रूरी है कि स्किल्ड लोग हमारे पास हो, हम लोग हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उस दिशा की ओर बढ़ भी रहे हैं, लेकिन अगर स्किल्ड पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो फिर विकास में कहीं ना कहीं एक बड़ा अवरोध सामने दिखाई देगा। सौरभ, बिल्कुल सही बात है। और ये मोदी सरकार जो तीसरा टर्म है उसमें भी लगातार स्किल पर ये काम कर रही है। शुरू से ही पहले बजट में भी देखो, पहला जो 14 से लेकर के अभी जो 24 तक के जो दौर रहे हैं उसमें सारा आप देखो कि स्किल का हमेशा वो जिक्र करते रहे। स्किल का डिपार्टमेंट उन्होंने बनाया अलग से, तो उनका जो रहा है अभी उनको लग रहा है कि स्किल जितना होना था यूथ या जो लोग हैं वो स्किल हो चुके हैं, तो अब उनको काम मिलना चाहिए। काम भारत में कैसे मिले, तो उन्होंने एमएसएमई पर जो है जिस तरीके से छूट दी है उसको बढ़ावा देने के लिए काम करने को कहा है, तो वो अभी प्रयास शुरू किए। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड जो फोर्स है वो तैयार की गई और उसके बाद में अब जो है एमएसएमई हो चाहे जो दूसरे जो मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट्स जो है, जिस तरीके से कोई इंडस्ट्री है उसको ग्रोथ के लिए इस बार बजट में जरूरत थी और वो जो इस बजट में दिया गया है। लेकिन इसमें एक और चीज़ की, सोशल वेलफेयर का भी इसमें काफ़ी ख्याल रखा गया। आपने देखा होगा अशोक गहलोत कहते थे कि गिग वर्कर्स जो है उनको हम जो दुनिया में कहीं भी उनको सिक्योरिटी नहीं है, सेफ्टी नहीं है, तो उनको यहाँ देने की बात कही गई है। पहली बार आप देख रहे हो कि मोदी के इस बजट में मिल रहा है कि गिग वर्कर्स को है वहाँ सेफ्टी दी जाएगी, सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी। इसके अलावा और कई ऐसे सेक्टर थे छूटे हुए थे, उन सबको समावेश किया है इसमें और सबको अलग अलग तरीके से कुछ न कुछ देने का प्रयास किया गया। जैसा कि मैंने पहले कहा कि पिछले बजट में हम कहते थे कि विपक्ष भी कहता था कि देने को कुछ ज़्यादा नहीं है, सारे बजट है, लेकिन इस बजट में देने को बहुत कुछ है। आप देख रहे हो किसानों को बहुत दिया है, युवाओं को दिया है, महिलाओं को दिया है, उद्योगपतियों को दिया है, और जो मिडिल क्लास है सबसे बड़ा जो उनको लिए, इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता, उनको आप जिस तरीके से 12 लाख का जो टैक्स छूट दे रहे हो, तो कुल मिलाकर के सारी चीजें दी गई है। इसका मतलब साफ है कि मोदी सरकार का ये था कि अब लोग पैसा खर्च करेंगे, पैसा मार्केट में आएगा और मार्केट में आएगा तो सब जगह सर्कुलेट होगा और सब जगह सर्कुलेट होगा तो सब लोगों में बटेगा। तो कुल मिलाकर के सबके पास में ये मनी जो है स्टॉक नहीं रहेगी। जब सब जो है जो प्रधानमंत्री एक नारा दे रहे थे सबका साथ सबका विकास, वो शायद इस बजट में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं और सबसे पहले मेरे सहयोगी निज़ाम के पास जाकर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि टैक्स स्लैब जिसकी चर्चा इस समय हो रही है कि बड़ी राहत जनता को मिली है, वाकई में कितनी और कैसे राहत मिली है, इसका फायदा किन वर्गों को होगा, क्या किसी इंडिविजुअल को देने वाली है सरकार या सभी को बराबर से लाभ मिलेगा? निज़ाम, देखिए बहुत इस चीज़ को अगर सामान्य रूप से समझे तो ये इंडिविजुअल के लिए है, किसी कंपनी के लिए, ग्रुप के लिए, ऐसे किसी के लिए नहीं है। दूसरी चीज़ है 12 लाख तक की छूट है, लेकिन 12,75,000 की छूट है वो है सैलरीड पर्सन को, और इसमें भी जो अगर देखें 87A के तहत छूट मिली है, यानी 0 से 4 लाख तक की आपकी कोई भी इनकम है उस पर शून्य है। इसके साथ ही 4 से 8 लाख तक अगर आप लेते हैं तो इसमें 5% आपका टैक्स है,
और 8 से 12 लाख तक का 10% का जो टैक्स पहले से उसको सरकार 87A के तहत माफ कर देगी। अगर आप कहें 87A क्या है तो इसको एक समझना है, 2003 में पहली बार सरकार ने इसे शुरू किया था। इसके लिए छूट पाने के लिए आपकी इनकम से जो सरकार ने जो इनकम बताई उससे इनकम कम होनी चाहिए। चूंकि आगे सरकार ने कहा है कि वो कुछ ही दिनों में जो है पूरा इसके बारे में विस्तृत चीज़ें और जारी करेगी और क्लियर होगा, लेकिन अभी तक अगर आप देखें इसमें तो नहीं करते। अगर जो इंडिविजुअल्स लोग हैं उसको सरकार पुरानी चीज़ में और नई में अगर कहा जाए तो अगर नौकरी पेशा कोई व्यक्ति है उसको ITR पहले तो 4 साल के ITR भरने की एक साथ छूट दे दी। इसके बाद अगर देखा जाए तो नया टैक्स रिजिम है, पुराने की बात हम नहीं कर रहे हैं, नए टैक्स रिजिम के अनुसार जो पहले टैक्स होता था एक्स्ट्रा 4 लाख से 8 लाख पर 5% टैक्स होता था और 8 लाख से 12 लाख पर जो 10% का टैक्स होता था वो सरकार ने एक तरीके से सीधे तौर पे माफ़ कर दिया है। बुजुर्गों को ये जरूर है कि उनको टैक्स में डबल छूट दी गई है। अब इसको अगर समझा जाए इस टैक्स को कि भाई कैसे, तो 87A के तहत आपको वो क्लेम करना पड़ेगा और उस क्लेम से आपको छूट मिलेगी। अब 12 लाख तक और सैलरीड पर्सन जो है 12.75 लाख तक 12.75 लाख यानी 12 लाख और 75,000 तक उनको एक्स्ट्रा छूट 75,000 की एक्स्ट्रा छूट उनको मिलती है। देखिए इनकम टैक्स को और ज़्यादा चीज़ें पर इस तरीके से समझा जा सकता है कि अब अगर किसी व्यक्ति की इनकम मान लीजिए 8 लाख है तो उसको फिलहाल इसमें कोई टैक्स अब कहीं नहीं देना पड़ेगा, 12 लाख तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन वो 87A के तहत उसको क्लेम करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे सहयोगी राजीव भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। राजीव, बजट आया है, उम्मीदें बहुत सारी थी और चर्चा इस समय जो टैक्स स्लैब है उसको लेकर काफी हो रही है। फिलहाल क्योंकि आप जनता के बीच में वहां पर मौजूद होंगे, लोगों के क्या रिएक्शन थे इस बजट को लेकर? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि टैक्स को लेकर के लंबे समय से चर्चा चल रही थी। बजट आने से पहले ही आम जनमानस में एक भावना थी, एक चर्चा का विषय था कि क्या इस बार टैक्स में छूट मिलेगी। तो बिल्कुल देखिए, एक बड़ा वर्ग जो है मध्यवर्गीय परिवार जो है भारत में रहता है और सभी लोगों को टैक्स से बड़ी उम्मीद थी। तो एक कहा जा सकता है बड़ी राहत, बड़ी खबर है कि 12 लाख रुपए तक का जो टैक्स नहीं दे दिया जाएगा तो इसका सीधा फायदा आने वाले समय में सरकार को भी मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी को भी मिलेगी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो कहीं ना कहीं चुनाव से भी जोड़ करके देखा जा रहा है। लेकिन कहा जा सकता है कि आम आदमी के लिए बड़ा रिलीफ है। दूसरी बात अगर देखिए, सिर्फ आम आदमी के लिए ही नहीं, मिडिल क्लास के लिए ही नहीं, बल्कि जो मध्यवर्गीय परिवार, जो खेती किसानी करने वाले जो लोग हैं, उस पर भी सरकार का सबसे ज्यादा फोकस रहा। देखिए अभी जो सरकार ने जो बजट में निर्मला सीतारमण ने जो ऐलान किया है कि बिहार पर उनका सबसे ज्यादा फोकस रहा है। बिहार में जो है मखाना, जो खाने के लिए जो एक बहुत बड़ा टाइट फूड इस समय बन चुका है, देश भर में उसका डिमांड है। मखाना बोर्ड बनेगा, साथ ही वहां पे जो है फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट बनेगा बिहार में। पटना एयरपोर्ट को डेवलप किया जाएगा, कपास बोर्ड बनेगा देश भर के किसानों के आय बढ़ाने के लिए। तो कहीं ना कहीं किसानों पे भी ज्यादा फोकस रहा है। आने वाले समय में इसका बड़ा फायदा किसानों को भी मिलेगा। जी बिल्कुल, और आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता। नितिन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, आ रही है। नितिन, आज के बजट पर आप रिएक्शन दे रहे थे, बीच में आपकी आवाज चली गई थी, अपनी बात पूरी कीजिए सर। जी नहीं, बजट में एक जो नई जो अच्छी चीज बताई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम यदि फर्दर करें आगे, तो इसमें जो डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ 100 मोर प्रोविजंस इन वेरियस लॉज, अलग अलग कानूनों के तहत जो डिक्रिमिनलाइजेशन किया है इन्होंने लॉज में, वो एक बहुत ही बड़ा मूव है और इससे व्यापार जगत को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और व्यापार करने के लिए अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। एक आपका प्रश्न था महिला सशक्तिकरण को लेके, कुछ आपका पॉइंट था। कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनका ये प्रश्न था कि महिलाओं को स्किल नहीं किया जा रहा है, महिलाओं की सहभागिता कैसे बढ़ेगी? सरकार बात करती है सशक्तिकरण की। महिला सशक्तिकरण तो आपको पिछले 10 साल से दिख ही रहा है कि महिलाएं हर फील्ड में आगे हैं। वो पुरुषों से कंधा मिला के आगे चल रही है। और ये जो ओवरऑल बजट है जिसमें कि फायदा सबको मिल रहा है, उसमें ऐसा तो है नहीं कि महिलाओं को वंचित रखा जाएगा। आज आप चारों तरफ देखें तो ऑलमोस्ट सभी अच्छे, मतलब 50% प्रमुख पदों पे महिलाएं बैठी है। तो महिलाओं के सशक्तिकरण पे तो सरकार का पूरा ध्यान है। मीनाक्षी जी, और महिलाओं के सशक्तिकरण को लेके सरकार पूर्णतया
आश्वस्त है और अपने कदम आगे की ओर अग्रसर सरकार कर रही है। आश्वस्त है। मैडम आप आश्वस्त हैं या नहीं नितिन जी के जवाब से? नहीं, बिल्कुल। नितिन जी का तो ये कहना है कि 50% प्रमुख ओहदों पर महिलाएं बैठी हुई हैं। अब ये तो मुझे ये आंकड़ा बता दे कि इनके कितने, बीजेपी के कितने महिला सांसद हैं और बीजेपी के कितने महिला विधायक हैं। अगर वो 50% का आंकड़ा है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आंकड़ों के जाल में उलझाना ये अच्छी बात नहीं है। और जहां तक ऐसा मैडम आपकी बात का जवाब ही देते हैं। आज सेमी प्रमुख जो हैं जी वो महिला हैं, ठीक है। आप कॉर्पोरेट जगत में जाएंगे तो महिला डायरेक्टर्स के लिए वहां पे पद रिजर्व्ड हैं, जहां पे केवल महिलाएं ही डायरेक्टर बनती हैं। हाँ। और जितनी प्रमुख बड़ी कंपनियां हैं सब में महिलाओं की भागीदारी है। तो इससे ज्यादा फिर आप ये समझ नहीं आता कि आपके कार्यकाल को यदि इस कार्यकाल से कंपेयर करें तो ठीक है। उसमें संतोष मुझे तो असंतोष आरोप comparison ही प्रत्यारोप से नजर नहीं ऊपर आता उठते हैं। इसमें अभी बजट पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। राजीव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, किसानों की जो लंबा गतिरोध इस समय चल रहा था अपनी मांगों को लेकर, 11 जो चीजें हैं वो किसानों के लिए भी बजट में रखी वित्त मंत्री ने। क्या लगता है कि ये जो सौगातें अब दी जा रही है किसानों को, इससे वो गतिरोध में कमी देखने को मिलेगी और चुनाव में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि भले ही देखिए इस बजट की विपक्ष आलोचना करे, क्योंकि विपक्ष का काम है आलोचना करना, वो अलग मामला है। लेकिन अगर देखा जाए, निष्पक्ष भाव से देखा जाए तो यह जो बजट है यह हर वर्ग के लिए है और कुछ न कुछ सबको दिया गया है, चाहे वो किसान हो या मध्यवर्गीय परिवार। इस देश में बड़ा एक मध्यवर्गीय परिवार की संख्या है। तो जो टैक्स जो छूट दी गई है इससे कहीं ना कहीं देखिए लोगों में एक उत्साह है, सबके इस बात को लेके लोगों में चर्चा है। लोगों को उम्मीद नहीं थी, लोगों को यह था कि भाई अगर छूट भी मिलेगा टैक्स में तो 10 लाख तक जाएगा, लेकिन जो 12 लाख छूट दिया गया है तो यह कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा बोनस है जिसको लेके लोगों में उत्साह है। दूसरी बात जो आपने किसानों को लेकर कही, देखिए किसानों को लेकर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है वो साफ है कि किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए, उनका जो जीवन स्तर है वो बेहतर होना चाहिए। लेकिन खास करके जो बिहार पे फोकस किया गया है, बिहार को जो ध्यान में रखते हुए, चाहे वो कपास बोर्ड की बात कीजिए जिससे पूरे देश भर के किसानों को फायदा मिलेगा, या जो मखाना बोर्ड की स्थापना की जो बात की गई है, फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट लगाने की बात की गई है, इसका आने वाले समय में सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में इसका फायदा देखने को मिलेगा। मखाना जो एक बहुत बड़ा डाइट इस समय देश भर में बन गया है, लोग उसको ज्यादा तो कुल मिला के बजट जो सरकार का रोड मैप है उसको भी दर्शाता हुआ है। मेरे सहयोगी कुणाल भटनागर लोगों के बीच में इस समय मौजूद हैं, उनके पास सीधे दर्शकों को लिए चलते हैं और लोग रिएक्शन दे रहे हैं कुणाल को। कुणाल, इस समय आप लोगों के बीच में मौजूद हैं, बजट जिसकी हमने पहले भी चर्चा करी, क्या उम्मीदें थी और अब जब बजट सामने आ चुका है लोग क्या कह रहे हैं इस बजट के बारे में? जी सौरभ, देखिए अभी हम जो है प्रतिक्रिया लेते हैं। आज जिस तरह से बजट आया, किस तरह से उस बजट को आप देखते हैं? नमस्ते, मेरा नाम अपराग बुच्चल है, राजस्थान स्टेट काउंसिल मेंबर हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। बजट बहुत ही पॉजिटिव है और बजट बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव जिसे मैं कहूँगी वो है। देखिए जो इनकम की बात करें, जो इनकम उन्होंने जो स्लैब्स करा है उस पर बहुत ज़्यादा एक करके एक कुशन मिलेगा और कुशन मिलने के बाद क्या होगा कि जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है किसी के हाथ में, चाहे एक महिला हो चाहे एक मेल हो, वो बढ़ेगी। अब जब वो बढ़ती है तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट होगा। और जो अभी इकोनॉमिक सर्वे हम लोगों ने पढ़ा था कल, उसमें भी ये आया था कि 20 साल तक 7 to 8% हमें एक स्टेडी ग्रोथ रेट रखना है। और ये जो स्टेप्स लिए गए हैं आज, वो सब उसी की तरफ अग्रसर है। हील इन इंडिया जो मेडिकल टूरिज्म की हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बात करी, आई थिंक दैट इज अ फैबुलस थिंग। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ केयर एंड इंडिया जो वासुदेव कुटुंब हम कहते हैं, वो पूरा का पूरा जो एक फैब्रिक है इंडिया का, उससे वो बहुत ज़्यादा मर्ज करता है। तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। किसानों की बात करें, जो किसानों का जो उन्होंने किसान की जो योजना में उन्होंने एक इंक्रीमेंट करा है, आई थिंक अगेन उससे उनको बहुत ज़्यादा एक संबल मिलेगा। और ग्रोथ डेफिनेटली इस बजट से बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, पर जो ग्रोथ है वो भी देखिए इतनी शानदार तरीके से इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ
की तरफ हम बढ़ेंगे। सो एक कुल मिला के एक बहुत ही अच्छा बजट है और डिजिटल इकोनॉमी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। आज आप देख सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में हमेशा एक लाल रंग का बक्सा होता था, बट आज उनके हाथ में एक टैब था, तो वो भी यही बात डिनोट करती है दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल इकोनॉमी। साइबर सिक्योरिटी के ऊपर जो उन्होंने एक फंड रखा है साइबर सिक्योरिटी को, सो बिकॉज उनको ये लगता है, आई थिंक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को, कि किस तरीके से जो छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं उनको सबको साथ लेकर कैसे हम विकसित भारत की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। सो कुल मिला के एक बहुत ही अच्छा बजट है और महिला होने के नाते तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम महिलाओं के हाथ में बढ़ेगी क्योंकि टैक्स कम लगेगा, और जब वो इनकम बढ़ेगी तो एक महिला भी घर पर खुश रहेगी, वो पैसा बिजनेस में लगा पाएगी, अपने घर पर उसको खर्च कर पाएगी। तो बहुत अच्छा, और जो TDS को भी रैशनलाइज करने का स्टेप है वो भी एक बहुत वेलकम स्टेप है। सो कुल मिलाकर जनता में खुशी की लहर है और हम भी सब खुश हैं। क्या माने कि इस बजट में जो है भविष्य के विकसित भारत की जो है झलक दिख रही है, उसका प्रयास है? बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको कहा, विकसित भारत की ओर हम अग्रसर हैं और जो विकसित भारत की ओर हम जा रहे हैं, जो ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, ये जो बजट है ये पूरा सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ है। तो ये जो उन्होंने जितने भी ये छोटे छोटे स्टेप्स लिए हैं वो हम उसी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि देखिए जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर पूरा का पूरा दम है। और जो इकोनॉमिक सर्वे में भी ये आया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को एक पुश चाहिए, पॉलिसी रिफॉर्म्स को पुश चाहिए, तो ये सब हुआ है, ये सब ऐलान हुए हैं। और कहीं ना कहीं आई थिंक एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट हमको ऐसा लगता है कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ बेटर एंड अ मोर स्ट्रेंथन्ड इकोनॉमी। थैंक यू। कि जिस तरह से इन्होंने बताया कि जो उद्योगपति हैं उनको जो है इस पूरे उससे संबल मिलेगा, इसी के साथ इस जो पूरे बजट में है आगामी जो है विकसित भारत की जो है झलक जो है नजर आ रही है। सौरभ, बिल्कुल कुणाल, और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपसे रिएक्शन लेते रहेंगे। फिलहाल दर्शकों को सुनाते हैं सांसद CP जोशी ने क्या कुछ रिएक्शन दिए इस बजट को लेकर। देखिए, श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार में आज माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है और निश्चित रूप से विकसित भारत की जो संकल्पना है उसको मजबूती देने का बजट है, जिसमें ग्रामीण विकास हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, कौशल हो, चाहे नए एयरपोर्ट्स, नई उड़ान योजना देनी हो, चाहे आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण 2 योजना शुरू करनी हो, कैंसर डे केयर सेंटर शुरू करना हो, PSC और स्कूलों में ब्रॉडबैंड की सुविधा शुरू करनी है, चाहे हमारी जो KCC है, कृषि हमारा जो कार्ड है, उसमें 3 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख करना हो, और सबसे बड़ा काम जो टैक्स में छूट देनी थी 12 लाख रुपए सीधे करना, ये अपना आप में दर्शाता है जो हमारा मध्यम वर्ग है उसके लिए, मैं कैसा मध्यम वर्ग के लिए नहीं, इस देश के लिए भी एक महत्वपूर्ण ये वरदान साबित होगा। ये बहुत बड़े रिलीफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी है इस बजट ने। निश्चित रूप से चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, महिला सशक्तिकरण हो, युवाओं की उन्नति और प्रगति हो, इस देश के आधारभूत संरचना को खड़ा करना हो, संस्थागत ढांचा खड़ा करना हो, रेलवे के सेक्टर में हो, सिविल एविएशन के सेक्टर में हो, हर क्षेत्र में, और किसानों के लिए मैं सोचता हूँ किसान और ग्रामीण क्षेत्र के लिए और गरीब के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा यह बजट। और इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का हम सब लोग आभार प्रकट करते हैं। तो रिएक्शंस लगातार लोगों के आ रहे हैं, दर्शकों को हम दिखाते रहेंगे। फिलहाल चर्चा चल रही है बजट कितना फायदेमंद देश की जनता के लिए रहने वाला है। और मनोहर, मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर Tier 2 शहर जिनमें बनाए जाएंगे, किस तरह से ये काम करेंगे, इनको किस तरह से तैयार किया जाएगा, उसको अगर आप समझा पाएँ तो। सौरभ, देखिए ये एक कल्पना तो अच्छी है, लेकिन इसको ज़मीन पर उतारने के लिए बहुत बड़ा बजट चाहिए था और चाहिएगा। और इसमें स्मार्ट सिटी जहाँ तक पहले अपना जो सुना था हमने, कई बार घोषणाएं हुई थी, उसमें उसको पूरा करने में भी अभी कोई
कहीं पूरा नहीं हो, 100% तो कहीं रिजल्ट है ही नहीं। तो इसमें भी बहुत दिक्कत आने वाली है, लेकिन यहाँ सोच जो है, कल्पना है, वो बहुत आगे की है। और जो विकसित भारत की जो बात की जाती है उसमें ये कहीं ना कहीं फिट बैठती है। और अगर 47 तक ये जो लागू होकर के जो ज़मीन पर आ जाती है तो यूएस और यूके जो है उनका मुकाबला हम करने में सक्षम हो पाएंगे। लेकिन फिलहाल ये बहुत दूर की चीज़ें हैं। अभी फिलहाल तो केवल इसमें जो है व्यवस्था की गई है बजट में, और इसमें ख्याल आया है कि इस तरीके से शहरों को भी किस तरीके से अलग से व्यवस्था दी जा सकती है। जिस तरीके से ग्रामीण विकास को लेकर के सरकार हर बार बजट में व्यवस्था करती है, तो उसी तरीके से शहरों पर भी ध्यान दिया गया। क्योंकि आप और हम सब देखते हैं कि बीजेपी का खास वोटर्स जो है, फोकस जो है अर्बन वोटर्स जो है उस पर फोकस होता है। तो ये एक उसमें भी कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिक्स इसलिए देखनी पड़ रही है क्योंकि कोई भी सरकार है उसको योजनाएं लगाने के लिए साथ साथ अपनी राजनीतिक जो मजबूरियां वो भी देखनी पड़ती है और फायदा भी देखना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उस जो वोटर्स को, उस अर्बन जो वोटर्स है उसको फोकस करने के लिए कहीं ना कहीं राजी करने के प्रयास किया गया है। हो सकता है इसमें और ज्यादा उनको सफलता मिले, क्योंकि वो एक इंटैक्ट वोट है उनको, उनके पास रहता है बीजेपी के पास, तो और ज्यादा मजबूती से साथ जुड़ा हुआ रहेगा। और अगर आप बात कर रहे हैं कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए की जाती है, तो बिहार के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी खोला जा रहा है, तो कितनी ज़रूरत वहाँ पर थी उसको आप थोड़ा सा समझा दीजिए। और वहीं पर ही खोला जा रहा है या अन्य और जो राज्य हैं वहाँ पर भी अब मौका मिलेगा, या अभी किस तरह से चल रहे हैं ये सब सेंटर? बिहार की बात करें ना, बिहार में आप देखिए न केवल ये फूड वाला जो आप कह रहे हैं ये हो रहा है, पटना IIT भी हो रहा है। आप वहाँ पर जो मिथिलांचल जो इलाका है पूरा, उस इलाके को डेवलपमेंट के लिए नहरों से जोड़ने के लिए वहाँ अलग से स्कीम दी गई है। कोसी नदी की जो नहर योजना है उसको आप वहाँ पर जो है बजट दिया गया केंद्र की ओर से, पहली बार दिया गया। जिस तरह ERCP को लेकर राजस्थान में राजनीति चली तो वहाँ पर सामने से दिया गया, मांगा नहीं गया। तो कुल मिलाकर बिहार का चुनाव जो है सीधा सा इसमें नजर आता है कि बिहार को देकर के बिहार की जनता में ये साफ तौर से मैसेज दिया जाए कि बीजेपी और जो डबल इंजन की सरकार है वो किस तरीके से यहाँ पर बिहार के लिए काम कर सकती है। और जो फूड वाला जो आप कह रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर बिहारी जो लोग हैं वो देश भर में जाकर के लेबर का काम करते हैं और अन्य तमाम जो चीज़ों में काम करते हैं। तो वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों को वहाँ स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा और उनका जो प्रोडक्शन जो है उनको मार्केट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वो एक प्रयास किया जा रहा है कि जो एक वहाँ बिहार के जो लोग बाहर जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, उनको रोकने का प्रयास भी हो सकता है इसके माध्यम से। निज़ाम, हम लोग सुबह से ये चर्चा कर रहे थे जब बजट पेश होने वाला था, उससे पहले भी, कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश के विकास के लिए एक महती भूमिका निभाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में अगर आप इस बजट को देखते हैं तो वो कहाँ पाते हैं? बिल्कुल, देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम लगातार कह रहे हैं कि इस बार के बजट में दबाव था, दबाव दूसरी तरह का, जो कि राजनीतिक दबाव बहुत कम है, और वो दबाव दिखा तो सिर्फ बिहार तक दिखा, दूसरे अगर प्रदेशों की बात करें नहीं। लेकिन इसके दूसरे इफेक्ट ये हैं जो हम लगातार कह रहे थे कि विकास दर जो धीमी है वो सरकार के लिए बेहद चिंताजनक थी, और उसे करने के लिए सबसे ज़रूरी पब्लिक के हाथ में पैसा जाना, साथ में नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो बढ़ाया जाना। तो मैंने आप जैसा कि बताया इस चीज़ों को, वो ऐसे सेंटर डेवलप करने की बात की गई है, जैसे कि अगर कहें एक वर्ल्ड नोबल सिटी सेंटर की कहें, ग्लोबल सिटी सेंटर की बात करें, तो जैसे कि अगर गुड़गांव है, गुड़गांव एक तरह से हरियाणा के साथ साथ देश के लिए भी एक बड़ा सेंटर बन गया बिजनेस का। लेकिन क्या वैसे ही सेंटर हम बना पाते हैं देश में दूसरे? उसमें समय लगता है, लेकिन उनको छोटे छोटे सेंटर बनाने की बात कही गई है। दूसरी चीज़ है जो निर्यात में योजना की बात की गई है, इसकी विस्तृत चीज़ें और सामने आना बाकी है, किस तरीके से वो की जाएगी। पर्यटन, देश के 50 पर्यटन क्षेत्रों को विकसित करने की बात की गई है। अगर 50 पर्यटन क्षेत्र विकसित होते हैं तो बेशक जो उसके आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें हैं, चाहे वहाँ पे लोकलाइजेशन है या कहे कि स्थानीय जो क्षेत्र हैं उसके विकास की बात आती है, तो वो सभी शामिल होती है। इसके साथ ही 130 जो नए क्षेत्र हैं जिनको एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा इस बार कहा गया, और कुछ जो 3 बड़े एयरपोर्ट की बात इसमें कही गई है जो बहुत जल्दी इसमें स्थापित होंगे, ये बात। तो ये उन्हीं चीज़ों का है कि हाँ, तो वो जो चीज़ें हैं वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हम बात कर रहे हैं। और बाकी इसमें और जैसे देखिए कि अगर कहा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, तो वो सबसे ज़रूरी है ग्रामीण स्तर पे, और उसको लेकर कोई विस्तृत जानकारी अभी कहें कि इस बजट से सामने नहीं आती है। कौन सी चीज़ें महंगी होगी, क्योंकि शुल्क वृद्धि की बात नहीं कही गई है अभी तक, तो वो सामने नहीं आई है।
और जो एक सप्ताह बाद जब वो इसका कह सकते हैं एक्ट पेश करेंगे, इनकम टैक्स एक्ट, उसमें और कुछ जानकारी आ सकती है, चर्चा के दौरान और जानकारी आ सकती है। और बहुत कुछ ऐसा है जो कि अब जब धरातल पर ही उतरना शुरू होंगे तो ज़्यादा समझ पाएंगे और लोगों को भी आसानी होगी समझने में। मीनाक्षी जी, क्या कुछ उम्मीदें जब बजट आ रहा था तो लगा रखी थी और वो अभी क्या पूरी हो गई हैं या कुछ बाकी रह गया है? देखिए, जो सबसे बड़ी उम्मीद थी वो यही थी कि एक तो डिमांड बढ़ाने की तरफ ध्यान दिया जाए और जॉब क्रिएशन की तरफ ध्यान दिया जाए। तो जहाँ तक जॉब क्रिएशन का बात है, वो कितनी हो पाएगी नहीं हो पाएगी नहीं अभी इससे कुछ क्लियर हो रहा, क्योंकि जो बेरोजगारी की स्थिति है वो बहुत ही भयावह स्थिति है। आज अगर मैं IIT पास आउट की भी बात करूँ, हमारे देश का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, वहाँ के 34% बच्चों को प्लेसमेंट नहीं मिला है। तो ये तो बेरोजगारी की हालत हो रही है। तो इस जॉब क्रिएशन पे कैसे आगे कदम बढ़ाएंगे हम, ये आने वाला समय बताएगा। और जहां तक और उम्मीदों पे खरे उतरने का सवाल है, तो वो भी मुझे लगता है कि जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे तभी हम देखेंगे कि आगे कहां तक चल पाएंगे। तो जो जैसे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ाने की बात हुई, तो जो अभी पिछले साल का जो बजट एस्टीमेट था वो था 1,11,111 करोड़ रुपए का कैपेक्स। उसको कम करके कर दिया 10,18,429। तो उसमें लगभग 1 लाख करोड़, मतलब 92,682 करोड़ रुपए का वो कैपेक्स कम हो गया। तो कहीं ना कहीं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट से तो रुके हैं। तो जब वो प्रोजेक्ट जो पहले घोषणा हुई थी वो ही पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो आगे की जो घोषणाएं कितना मूर्त रूप ले पाएंगी, ये तो आने वाला समय ये बेहतर नितिन जी बताएंगे। नितिन जी, जवाब दीजिए। जॉब क्रिएशन की बात हो रही थी, डिमांड बढ़ाने की बात हो रही थी, लेकिन दोनों चीजें नहीं दिखाई दे रही। मीनाक्षी जी का सवाल है। अभी जो मेन फोकस है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट की तरफ भी ज्यादा है सरकार का। ये जितने 50 नए जो डेस्टिनेशन डेवलप करने की बात हो रही है, आज आप देखें तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो केवल और केवल टूरिज्म पे ही डिपेंडेंट है। तो आज हम यदि कोई 50 डेस्टिनेशंस नए क्रिएट कर रहे हैं टूरिज्म के, तो नेचुरली यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो नो डाउट बढ़ेंगी। जब बहुत से ऐसे कंट्रीज जिनकी अर्थव्यवस्था ही टूरिज्म से चलती है और हम हमारे कंट्री में 50 डेस्टिनेशन डेवलप करेंगे, तो क्या ये नई अपॉर्चुनिटीज डेवलप नहीं करेंगी? इसके अलावा उड़ान से हम 120 नए डेस्टिनेशंस को जोड़ रहे हैं, तो क्या इनसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं होगी? क्या उन एरियाज का डेवलपमेंट नहीं होगा? आप जो है केवल ऊपर डायरेक्ट फ्रीबीज और डायरेक्ट चीजों की बातें करते हैं। क्या आपको ये आधारभूत ढांचे में जो डेवलपमेंट हो रहा है इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की नजर नहीं आ रहा है क्या? हमारा तो ये सवाल है इनसे। मीनाक्षी जी, जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल, जो इन्होंने कहा ना कि 50 नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेंगे और उड़ान स्कीम का वो होगा, तो 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन से आप देश की इतनी बड़ी जनता को रोजगार कैसे दे पाएंगे, ये तो नितिन जी बेहतर बता पाएंगे। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि उड़ान से 122 या 120 जो भी नए डेस्टिनेशंस को जोड़ा जाएगा, तो उड़ान जो है वो हवाई यात्रा कौन से लोग करते हैं कौन से लोग नहीं करते हैं, ये भी मेरे से ज्यादा बेहतर नितिन जी बता पाएंगे। मैं तो इस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जो आंकड़े दिए गए थे कि 6.4% जीडीपी जो बढ़ रहा है, जो कि 4 साल में लोएस्ट है, उसको हम कैसे बढ़ाएंगे? आप तो उस पे बात कीजिए। वो जो जीडीपी की ग्रोथ रेट इतनी कम होती जा रही है, एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ रेट कम होती जा रही है, जो महंगाई बढ़ रही है, 2014 से लेके अब तक पेट्रोल पे 100% एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है, डीजल पे 343% एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। उसको कम करने के क्या प्रयास किए गए हैं? पेट्रोल और डीजल सीधा सीधा महंगाई से जुड़े हुए हैं। इतना ज्यादा महंगा पेट्रोल आसपास के किसी देश में भी नहीं मिलता होगा। आप उठा के देख लीजिए, पाकिस्तान तक में हमसे सस्ता पेट्रोल डीजल होगा। तो अगर वो पेट्रोल डीजल को कम करने के कोई प्रयास नहीं किए गए हैं, आम आदमी की जिंदगी में इनकम टैक्स भरने वाले कितने लोग हैं? आप ये
बता दीजिए, जो बेचारे जो बॉटम 50% है उनके पास तो टोटल इनकम का है ही मात्र 15%, वो तो इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते ही नहीं है। हाँ। तो इस इनकम टैक्स जो छूट का इतना ढोल पीटा जा रहा है, अभी तो उसकी निटी ग्रिटीज, उसकी टेक्निकलिटीज हमारे सामने आएंगी, उससे कितने प्रतिशत जनता लाभान्वित होगी ये देखने का। नितिन जी जवाब दीजिए, क्योंकि एक बड़ा सवाल है और जनता को यह भी उम्मीद थी कि इस बार ये महंगाई से राहत मिलेगी और खासतौर पर पेट्रोल डीजल के जो बढ़ते हुए दाम है उनमें जरूर कटौती की जाएगी। पेट्रोल डीजल की बात से पहले अपन जीडीपी की बात पे आते हैं। ये कह रहे हैं जीडीपी गिर रही है, आप वैश्विक जीडीपी देखें और उसको भारतीय जीडीपी से कंपेयर करें, क्योंकि स्थिति वैश्विक स्थिति सबको पता है। 4 साल में लोएस्ट जीडीपी है। आप ग्लोबल इकोनॉमी सिस्टम से और जियो सिस्टम से आउट नहीं हो सकते हैं। आपको रहना तो वैश्विक परिस्थिति में पड़ेगा। विश्व गुरु बनने चले थे ना, तो विश्व गुरु बनने चले थे तो जीडीपी कम कैसे हो गया? तो हम बहुतों से बहुत अच्छे हैं और अगर निरंतर प्रगति पथ में हैं। और दूसरा, आप यदि देखें महंगाई, पेट्रोल डीजल को यदि कंपेयर कर रहे हैं तो वो महंगाई दर से ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। महंगाई दर से ज्यादा नहीं बढ़ रहा। निजाम ये तो नितिन जी का जवाब है, संतोषी सदा सुखी, ये उस तरीके की बात कर रहे हैं। कितने सहमत हैं आप? देखिए, अगर इस बजट की बात नहीं, ये तो इनको सहमत। हाँ निजाम, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, केंद्रीय बजट में हम बात करें, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जो फैक्ट हैं वो अलग अपनी जगह है। सहमत और असहमति अलग है इन चीज़ों से। लेकिन देखिए कि अभी आज के जो कही गई, मैंने पहले कहा था कि दबाव जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दबाव, अनिश्चितता जिसे कहेंगे, वैश्विक अनिश्चितता, निर्यात को बढ़ावा देना, प्लस जो हमारे अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बताऊंगा। धन धान्य जो कृषि योजना है जी, उसमें इस बजट में बात की गई। दालों में खासतौर से जो मसूर और दो तीन तरह की दालों को बढ़ावा देने की बात की गई। फल और सब्जियों के लिए अलग से व्यवस्था करने की बात की कि किस तरह से उनके मार्केट जो हैं बड़े स्तर पे बनाया जाए। बीजों को लेकर बात की गई है। फिशरीज को लेकर अलग से योजना बनाने की बात उसमें कही है। कॉटन को बढ़ावा देने के लिए बात कही है। साथ में केसीसी जो है उसकी 3 लाख से 5 लाख जो है वो बढ़ाई गई है। और यूरिया प्लांट जो है असम के लिए यूरिया प्लांट की बात उसमें व्यवस्था की है। ठीक है। अब आप इन चीज़ों को देखिए तो क्या चीज़ समझ में आती है, वो यही कि आप बेशक अभी तक जो है बड़ी बड़ी घोषणाएं वगैरह, पहली बार अगर आप देखेंगे तो चीज़ों को नीचे स्तर पर ले जाएगा और इसका असर जो है आप ये सोचे कि इस साल में आएगा तो पॉसिबल नहीं है। कुल मिला के निजाम ये माना जा सकता है कि पूरी तरह से प्लान्ड करके सभी वर्गों को साधते हुए, यस, जो आप बात कह रहे हैं कि जो गलतियां पहले हो गई उनको सुधारते हुए इस बजट को जनता के बीच में लाया गया है। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या कुछ निकलकर अभी सामने आएगा, इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होता है, क्या कुछ रिएक्शंस अभी लोगों के और आने बाकी हैं। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ इस चर्चा का पात्र बने, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही।